हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम था विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। जिन्होंने लास्ट क्लास को नहीं देखा है, पहले वो क्लास कंप्लीट करके आए, फिर इस क्लास को स्टार्ट करें। प्रॉपर नोट्स लिखने हैं, अदरवाइज़ इस क्लास को देखने का कोई सेंस नहीं है, टाइम पास ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास अगला लेक्चर, जिसमें हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया था कुछ दैनिक जीवन की घटनाएं, जिनमें हम देखते हैं कि जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है, एक दूसरे से रब कराया जाता है, तो एक बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोला था? विद्युत आवेश बोला था। ये जो प्रॉपर्टी आई है, ये मतलब कोई नई बात नहीं है। ये आज से 600 शताब्दी पूर्व ये आपके ये थैलस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बता चुके थे। तो उसी का पहला पॉइंट हम आज लेते हुए चल रहे हैं। हिस्टोरिकल व्यू क्या है? आवेश का हिस्टोरिकल व्यू यानी इतिहास में क्या है। जनरली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आओ देखें। हिस्टोरिकल व्यू इतिहास में देखें तो लगभग 600 शताब्दी पूर्व, बिफोर सेंचुरी, एक साइंटिस्ट थे थैलस। ये साइंटिस्ट थैलस थे, ग्रीक देश के थे। ग्रीक देश के मेलस नामक एक स्थान है, वहाँ के ये निवासी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि एक मटेरियल है एम्बर, इसका हिंदी में नाम भी एम्बर है बेटा। ठीक है, ये आपके समुद्र के किनारे उनको एक पत्थर मिला था। ठीक है, या उनके वहाँ पर समुद्र किनारे पाया जाता था। ये एम्बर नामक को उन्होंने जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा, वुलन क्लॉथ से इसको रगड़ा, तो इन्होंने देखा कि ये जो एम्बर है, ये छोटे छोटे घास फूस के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये एम्बर घास फूस के तिनकों को अपनी ओर क्या करने लग गया? आकर्षित करने लग गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश के बारे में खोज होने लग गई थी। ठीक है, धीरे धीरे सदियाँ बीत गई। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए गिलबर्ट। मैं बस आपको थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ। फिर एक साइंटिस्ट आए गिलबर्ट। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने अपनी एक बुक निकाली। उन्होंने कहा कि ना केवल एम्बर और ऊनी वस्त्र, हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं जो आपस में रगड़ने पर एक दूसरे से क्या दिखाते हैं? आपस में रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो गिलबर्ट ने अन्य प्रकार के जैसे एम्बर और ऊनी वस्त्र का पेयर है, युग्म है, तो गिलबर्ट ने अन्य प्रकार के युग्मों के बारे में बताया कि ना केवल एम्बर और ऊनी वस्त्र ही नेचर में ऐसा दिखाएंगे, ऐसे बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं। जैसे कांच की रोड थी, कल हमने किससे रगड़ा था? रेशम के कपड़े से रगड़ा था। प्लास्टिक की रोड को किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से रगड़ा था। या एबोनाइट की रोड को बिल्ली की खाल से रगड़ा। ऐसे बहुत सारे क्या हो जाते हैं? युग्म पाए जाते हैं, ऐसा गिलबर्ट ने बताया था। ठीक है, अब होता क्या, देखो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, सुनो। अब क्या, ये जो एम्बर है, इसको ग्रीक देश में, इस एम्बर को ग्रीक देश में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता था। इसको इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता था। तो इसी पे आधारित जो हमारे पास नई जो खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की, और ये जो पूरा कंसेप्ट बनेगा आगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी पे नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि एम्बर को ग्रीक देश में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना था। इसी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट, इसी के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स,
इन सब का नामकरण हुआ। ठीक है, ये इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट पढ़ाना चाहता था। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? लगभग 700 साल पहले एक साइंटिस्ट थे थैलस, उन्होंने देखा कि एम्बर नामक मटेरियल है, उसको ऊर्ध्वाधर से रगड़ते हैं तो उसमें कुछ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की गुण आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे और भी साइंटिस्ट इस पर काम करने लगे। उन्होंने देखा कि न केवल एम्बर है, ऐसे प्रकृति में और भी युग्म पाए जाते हैं जो आपस में रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो हो चुका है हिस्टोरिकल व्यू। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो हेडिंग लगानी है आपको, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में, और हिंदी में आपको लिखना है आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो, आप सभी को पता है कि हर एक पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु में क्या पाए जाते हैं? परमाणु पाए जाते हैं। ये सभी को पता है, आपको छोटी क्लास में पढ़ते आए हो कि हर एक पदार्थ मैटर है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु से, और अणु में क्या पाए जाते हैं? परमाणु। अणु में पाए जाते हैं परमाणु। Every matter is formed by a molecule and every molecule is formed by a number of atoms। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब देखो, अगर हम बात करें परमाणु एटम की, तो एटम में आप पढ़ चुके हो कि अगर ये एक एटम है, एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी नाभिक, न्यूक्लियस नाभिक, और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के जस्ट बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी। 1800 सदी के बाद जैसे जैसे हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उस पर चार्ज की आवेश का मान भी पता लग गया। ठीक है, तो उसी के बाद चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी आई थी वो कुछ ये थी। देखो, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी चार्ज की। क्या पढ़ी थी? कि जो चार्ज होता है वो मूलभूत कणों का नेज गुण होता है, और मूलभूत कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही तो है। ठीक है, तो जैसे जैसे 1800 सदी के बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, फिर इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है उसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पे देखो हमारा इसमें काम कैसे आएगा कि एक पदार्थ है वो अणु से मिलकर बना होता है, अणु में परमाणु होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना, हमारा फिनोमेना क्या कहता है विद्युत आवेश का, कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, यानी जैसे हमने पढ़ा था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक कांच की छड़ का एटम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में, और ये किसका है? रेशम का एटम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में, बाहर इलेक्ट्रॉन। अब दोनों एटम आपस में क्या हो रहे हैं? रब हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या देखना, जैसे ही, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने टच कराया और वो चार्ज हो गया, नहीं होगा ना ऐसे, तो कि आप एक कुछ समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को आपस में रगड़ना पड़ेगा। तो ये जो समय है, यानी इतनी देर तक रगड़ने पे क्या मिला कि ये जो बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन थे, बाह्य कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन थे, इनको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और आपको पता है कि किसी भी एटम में जैसे जैसे बाह्य कक्षाओं की ओर जाते हो, जैसे जैसे बाह्य कक्षाओं की ओर जाते हो, इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक से जो आबंधन होता है, बॉन्डिंग होती है, वो क्या होती है? कमज़ोर होती जाती है। पढ़ा है ना आपने? मैं साइड में लिख देता हूँ कि बाह्य कक्षाओं की तरफ जाने पर, बाह्य कक्षाओं, आउटर ऑर्बिट की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आबंधन
इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आबंधन क्या होता जाता है? कमज़ोर होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। ये आप पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, कमज़ोर होता जाता है। अब देखो, जैसे ही बाह्य कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अगर थोड़ी सी ही एनर्जी मिलेगी, उसको थोड़ी सी ही एनर्जी मिलेगी तो क्या आ जाएगा? अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाएगा, अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान सुनो बेटा, स्टार्टिंग में ये एक एटम है, इस एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं। आपको पता है ये चीज़, तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एटम पड़ा है वो कैसा है? उदासीन है। ये बात याद रखना। यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि उदासीन रूप में, न्यूट्रल फॉर्म में, उदासीन रूप में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब दोनों को आपस में रगड़ा तब जो बाहर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसको एनर्जी मिलेगी तो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आना चाहेगा, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आना चाहेगा। तो अब सवाल ये बनता है कि सर कांच वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि रेशम वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? कांच वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि रेशम वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वो बाहर आएगा जिसका वर्क एनर्जी फंक्शन क्या हो? कम हो, और जिसका वर्क एनर्जी फंक्शन ज़्यादा हो वो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन या बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा, तभी बाहर जल्दी आएगा, ऐसे लिखते हैं, तभी बाहर जल्दी आएगा जब उसका कार्य ऊर्जा फलन, इलेक्ट्रॉन विल बी कम आउट फास्ट व्हेन, जब उसका कार्य ऊर्जा फलन, वर्क एनर्जी फंक्शन, कार्य ऊर्जा फलन दूसरे अणु या परमाणु की तुलना में, अणु परमाणु की तुलना में क्या हो? कम हो, तुलना में कम हो। ये आपको लिखना है। ये बात आपको समझनी बेटा कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर जल्दी कब आएगा? जब इसका वर्क एनर्जी फंक्शन, किसका? कांच वाले का, इसकी तुलना में क्या हो? कम हो, तो इसका इलेक्ट्रॉन पहले बाहर आ जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? वो जाएगा रेशम के परमाणु के साथ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कांच की छड़ का वर्क एनर्जी फंक्शन रेशम के परमाणु की तुलना में क्या है? कम है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ जाएगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ जाएगा? रेशम के परमाणु पर जाएगा। देखो अब हो क्या रहा है कि दो बॉडी को आपस में आप रगड़ रहे हो, एटम आपस में क्या हो रहे हैं? रगड़ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? उनको एक एनर्जी मिल रही है। मान लो पहले आपने 10 जूल एनर्जी थी, कुछ नहीं हो रहा था, फिर आपने 15 जूल एनर्जी दी, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक अमाउंट ऐसा आएगा, मान लो आप 100 जूल एनर्जी दे रहे हो, 100 जूल एनर्जी में ये तो कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, लेकिन ये कह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? अब रेशम के परमाणु के पास आ जाएगा। तो ऐसे मानो, सुन लो, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में इन दोनों के पास 10 सी इलेक्ट्रॉन थे और 10 सी प्रोटॉन थे। मान लेते हैं दोनों के पास, वैसे बराबर हो नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल है, हमने मान लिया। फॉर एग्जांपल जब दोनों को आपस में आपने रगड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हमने कह दिया ना इसका वर्क एनर्जी फंक्शन क्या है? कम है। मान लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, मान लेते हैं यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और कहाँ गए? रेशम के परमाणु के पास गए। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? कांच के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं? 10 प्रोटॉन। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? रेशम के पास 12 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं? 10 प्रोटॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और प्रोटॉन कम होंगे। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि सर इलेक्ट्रॉन होता है वो तो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू कितनी होती है?
वो होती है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। 1.6 गुणा -10 की घात 19 कूलाम। कहोगे सर कैसे? तो आपसे कोई पूछे तो ये लिख देना कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसका मान, आवेश उसका मान किसने बताया था? ये केमिस्ट्री में आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, मिलिकन तेल बूंद विधि, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। वहाँ से ये वैल्यू आई है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो आवेश किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, उसका मान किससे? मिलिकन तेल बूंद विधि, मिलिकन तेल बूंद विधि से आपके ये आया था। कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और प्रोटॉन क्या होता है आप जानते हो? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, लेकिन होता कैसा है? धनात्मक। यानी प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और कितना अमाउंट में कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के जितना ही, प्लस में 1.6 गुणा -10 की घात 19 कूलाम। आपको कि सर आपने वहाँ तक तो पढ़ाया नहीं, पहले ही कूलाम क्यों लिख रहे हो? थोड़ा तो आपने पढ़ा है। कहाँ पर? 10th में। आगे मैं समझा दूंगा इसका, ठीक है। तो ये क्या कंसेप्ट हुआ? देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, किससे? कांच से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब देखो, ये जो कांच का एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज़्यादा है। जब प्रोटॉन ज़्यादा है, बताओ, मैं कहता हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन 2 प्रोटॉन तो बचेंगे। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो आप बता सकते हो कांच का एटम क्या हो जाएगा? धनावेशित, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा संख्या किसकी है? प्रोटॉनों की। समझ गए क्या? तो ये जो आपके पास कांच का एटम होगा ये हो जाएगा धनावेशित। क्यों धनावेशित हुआ? क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। और ये जो रेशम का था, रेशम का जो एटम था, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन से। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। समझ गए? ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो हमें समझनी थी। वापस एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलके बना होता है? परमाणु से मिलके बना होता है। स्टार्टिंग में परमाणु में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। यानी स्टार्टिंग में परमाणु होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि चार्ज कब होता है? जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जब 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं, जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े से रगड़ा, यानी कांच का एटम किससे रगड़ खाएगा? अब रेशम के एटम से। दूसरी बात, अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे स्टार्टिंग में। जैसे आपने उसको रगड़ा, यानी जिस एटम का वर्क एनर्जी फंक्शन कम होगा, कार्य ऊर्जा फलन कम होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ जाएगा? जिससे अपन रगड़ रहे हैं उस एटम के पास जाएगा। यानी अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो यहाँ संख्या किसकी ज़्यादा हो जाएगी? प्रोटॉन की। तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। ये हमारे पास पूरी थ्योरी थी, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। एक बात और बता दूं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो वापस एक अपन ऐसा लिख लेना आप कि अगर किसी एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो वस्तु कैसी? धनावेशित। वस्तु कैसी? धनावेशित। ठीक है। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो वस्तु कैसी? ऋणावेशित। ठीक है। ये तो हमने इस थ्योरी से देख लिया। अब आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आवेशित वस्तु होने के लिए, क्या किसी वस्तु का आवेशित वस्तु होने के लिए इलेक्ट्रॉन का जाना ही ज़रूरी है क्या? हम दोनों को रगड़ रहे थे ना, तब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन का जाना ही ज़रूरी है क्या? जा तो प्रोटॉन भी सकता था क्या?
ये सोचो थोड़ा, क्या इलेक्ट्रॉन का जाना ज़रूरी है? प्रोटॉन भी तो जा सकता था, प्रोटॉन क्यों नहीं गया? ठीक है, ये क्वेश्चन आप ऐसे लिख लेना भले ही, क्या आवेश वाहक केवल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन क्यों नहीं? इसका उत्तर सुनना आप। देखो, इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य कक्षाओं तक विचरण करता रहता है, यानी एंड तक घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन है वो किससे बंधा हुआ है? न्यूट्रॉन से बंधा हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक से आबंधन है वो प्रोटॉन से नाभिक के आबंधन की तुलना में क्या होता है? कमज़ोर होता है। यानी प्रोटॉन नाभिक से एकदम क्लोजली बंधा हुआ होता है, इसीलिए प्रोटॉन ही जाएगा हमेशा। हमेशा कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैंने समझा दिया आपको। प्रोटॉन क्यों नहीं जाता? कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अच्छे से बंधा हुआ है, उस पर लगने वाला फोर्स, नाभिकीय बल, आपने इलेवंथ में सुना ही था, वहाँ पे नाभिकीय बल क्या है? ज़्यादा है, बजाय कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक से जो बल लग रहा है। ठीक है, ये आपके हो गया एक क्वेश्चन। फिर अब आगे चलते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कि आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद चार्ज। पहला पॉइंट लिखिए, देखिए पहला पॉइंट है आपके पास कि आवेश है वो हमेशा द्रव्यमान से बद्ध रहेगा। आवेश है वो हमेशा द्रव्यमान से बद्ध रहेगा। कहने का मतलब है, लिखते हैं, पहले लिखते हैं, चार्ज is always bound with mass, is always bound with mass। देखो बेटा, मैं दोनों लैंग्वेज को साथ में लिख के चल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि केवल एक लैंग्वेज को प्रीफर कर रहे हैं। मैं दोनों को साथ में बोल रहा हूँ, दोनों बोल रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए कि हिंदी में लिखना, आवेश हमेशा द्रव्यमान से बद्ध रहता है, द्रव्यमान से बद्ध रहता है। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं कहता, अगर कांच का एटम है, पहले कांच को आपने किसी से रगड़ा नहीं था ना, तो क्या कांच को जब रगड़ा नहीं था तो उसके पास द्रव्यमान नहीं था क्या? द्रव्यमान तो था ना, लेकिन आवेश नहीं था, लेकिन आवेश नहीं था। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। मास कैन बी प्रेजेंट विदाउट मास, विदाउट चार्ज, ठीक है। तो लिखते हैं कि आवेश या द्रव्यमान, पहले आप लाइन लिखना कि आवेश द्रव्यमान से बद्ध रहता है, अर्थात, फिर ये लिखना और इंग्लिश में लगाना, और अर्थात द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, बिना आवेश के हो सकता है, परंतु आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता, बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? देखो, जब कांच का एटम को किसी से रगड़ा ही नहीं था तब उस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन मास तो है, द्रव्यमान तो उसका है, ठीक है। जब आपके पास द्रव्यमान है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन चार्ज तो बिना मास के नहीं आ सकता ना बेटा। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब मैं आपसे कहूँ मास नहीं है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो चार्ज कहाँ से आएगा? तो ये बात समझ गए ना, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख लेना, चार्ज इज ऑलवेज बाउंड विथ मास, और मास कैन बी प्रेजेंट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट विदाउट मास, ठीक है। लिख लीजिए, साथ साथ में धीरे करके भी लिख लेना भले आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दूसरा पॉइंट हिंदी में लिखता हूँ। आवेश का, पहले लिख लेना साथ में, फिर एक्सप्लेन करते हैं। आवेश का निश्चयात्मक परीक्षण, आवेश का निश्चयात्मक परीक्षण प्रतिकर्षण के कारण होता है। निश्चयात्मक परीक्षण प्रतिकर्षण के कारण होता है। इसका मतलब क्या है सर? अब देखिए, थोड़ा गौर से सुनना। अब आप मुझे बताइए
हमने ये पढ़ा कि जब समान प्रकृति के आवेश होंगे प्लस प्लस होगा और माइनस माइनस होगा। जब समान प्रकृति के आवेश होंगे प्लस प्लस होगा और माइनस माइनस होगा तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये बात की थी ना। और जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे उनमें क्या होगा? आकर्षण। उनमें क्या होगा? आकर्षण। ये बात हम कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आकर्षण केवल प्लस माइनस या माइनस प्लस में होता है और कहीं आकर्षण नहीं हो सकता है क्या? अगर मैं आपसे कहूँ ये लो, दो बॉडी है ए और बी, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा नहीं कि रटना पड़े। दो बॉडी है ए और बी, आप कैसे पता कर पाओगे क्या दोनों बॉडी चार्ज है या नहीं है? भले आपसे कह दे क्या ए बॉडी चार्ज है या नहीं है, कैसे पता कर पाओगे? आप कहोगे सर ये एक दूसरे से आकर्षित होगी तो हम कह देंगे चार्ज है, एक दूसरे से आकर्षित होगी तो हम कह देंगे चार्ज है, बस इतना सा। देखो आकर्षण तो द्रव्यमान के कारण भी तो हो सकता है। जब देखो ये मेरे पास एक चौक है, ये जिसे छोड़ते नीचे क्यों गिर रही है? छोड़ते नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? एक आकर्षण प्रकृति का बल है। तो वहाँ तो ये बॉडी चार्ज नहीं थी ना, फिर भी ये क्या जा रही है? आकर्षण हो रहा है इसमें और पृथ्वी के बीच, ये चार्ज नहीं ना अभी। तो यहाँ पर इनके बीच आकर्षण होना ये नहीं डिसाइड कर पाता कि ये चार्ज है। आकर्षण तो किसके पास हो सकता है? द्रव्यमान के कारण भी हो सकता है। F बराबर G m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। भले ही आप कहोगे सर मेरे पास ये दोनों बॉडी पकड़ रखी है, ये आकर्षित तो तभी करेगी जब चार्ज होगा। ये तो पृथ्वी की बात है ना। नॉर्मल अगर बात करें, ये जो चौक है वो नीचे क्यों गई है? ये चार्ज थोड़ी है। अभी चार्ज क्या पकड़ रखी है आपने? ये तो क्या है? पृथ्वी इस पे कौन सा बल लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, जो आकर्षण प्रकृति का है, इसीलिए नीचे जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आवेश का जो कन्फर्मेशन होता है यानी कि ये वस्तु चार्ज है या नहीं है, यानी ये कन्फर्मेशन टेस्टिंग ऑफ चार्ज इज हिज रिपल्सन प्रॉपर्टी। ये आपको इंग्लिश में लिखना है। अब कैसे देखो, दूसरी बात आपको लिखनी है, क्योंकि आकर्षण तो द्रव्यमान के कारण भी हो सकता है, लेकिन प्रतिकर्षण द्रव्यमान के कारण नहीं होगा। प्रतिकर्षण तो केवल कब होगा? जब वस्तु क्या होगी? चार्ज होगी। ठीक है, ये इसका कारण था। ठीक है, यानी अगर इन दोनों पे प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा तभी आप कन्फर्मेशन से कह सकते हो ये चार्ज है। आकर्षण देखो नॉर्मली आप कह सकते हो सर आकर्षण कर रही है, जैसे बलून को रगड़ा था दीवार के चिपक गया, तब आपको पता है कि बलून चार्ज है, ये आप यहाँ कह सकते हो। लेकिन रियल में कन्फर्मेशन क्या है? उसका रिपल्सन है। उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? रिपल्सन है, क्योंकि अट्रैक्शन तो मास के बीच भी हो सकता है। ठीक है, ये लीजिए आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए पहले। तीसरा पॉइंट समझते हैं पहले। देखो वही सेम दो गोले हैं ए व बी, दो गोले हैं ए व बी। अब दोनों को आपने आपस में रगड़ा, तो मान लेते हैं ये क्या हो गया है? धनावेशित, और ये हो गया है ऋणावेशित। जब दोनों गोलों को आपस में रगड़ते हो तो एक गोला धनावेशित होता है, एक गोला ऋणावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। तो किस गोले का द्रव्यमान ज़्यादा होगा? किस गोले का द्रव्यमान ज़्यादा होगा? बताओ सोच के। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया होगा किसके पास? बी के पास, तभी तो ये क्या बन गया है? नेगेटिव। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है। मान लेते पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है, डिफिशेंसी हो चुकी है। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान कम होगा उतना द्रव्यमान यहाँ कम हो गया है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना होगा उतना द्रव्यमान इस गोले का बढ़ गया है। समझ रहे हो ना? तो आपका
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब दो गोलों को आपस में रगड़ा जाता है तो धनावेशित गोले का द्रव्यमान घट जाता है और ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखना है इफ़ टू बॉडी इज रब टू ईच अदर द पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज डिक्रीज इन मास एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी इज इंक्रीज इन मास। समझ गए क्या? यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज होगा? जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? अगर आपको पता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 28 kg। ठीक है, ये लिख लीजिए दोनों चीज़ें और आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। फिर आगे चलते हैं, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा कि आवेश कैसी राशि है, स्केलर है या वेक्टर है, अदिश है या सदिश है। तो आपको पता होगा आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि सभी क्वांटिटीज़ होती है उन्हें अपने दो क्वांटिटी में डिफाइन किया था, राशियों को दो में डिफाइन किया था। कौन कौन सी? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। पढ़ा था ना ये चीज़? तो आप बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है? आवेश इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ए डेराइव्ड क्वांटिटी। सब कहोगे सर ये डेराइव्ड है, मैंने आपको उसका कारण भी बताया होगा जिसने क्लास ली होगी कि क्यों विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और क्यों चार्ज एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो लिखना आवेश एक अदिश राशि है जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जिसे कैपिटल क्यू या कभी कभी स्मॉल क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है से प्रदर्शित करते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जिनको कारण नहीं पता वो पूछना, यहाँ लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, पांचवा पॉइंट। अब देखिए पांचवा पॉइंट है आवेश का SI व CGS मात्रक, आवेश का SI मात्रक और CGS मात्रक। SI एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज। देखो SI मात्रक होता है आपके पास कूलाम, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। नॉर्मली आप देखोगे जनरली आपके SI यूनिट होती है वो किसके? साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में आती है। और कूलाम भी आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था कूलाम्स लॉ, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसका CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम, इसका CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम, इसको ऐसे लिखेंगे स्टेट कूलाम। ठीक है, ये तो हो गए यहाँ पे 5 पॉइंट। और इसी में अपन लिख लेते हैं क्या? आवेश की विमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की विमा। एक चीज़ और, यहाँ से आप कूलाम को एक मात्रक और भी लिख सकते हो। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था I बराबर Q अपॉन में T, पढ़ा था ना? I बराबर Q अपॉन में T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। तो कूलाम बराबर क्या लिख सकते हो आप? एम्पियर गुणा सेकेंड भी लिख सकते हो, एम्पियर गुणा सेकेंड भी लिख सकते हो। अब लिखते हैं आवेश की विमा, जो अपने आप लिखोगे, बताई हुई है बहुत बार, नहीं हुई तो पता करना। MLT क्या इतना ही लिखना है या आगे लिखोगे? ए भी आएगा। ठीक है, ए मतलब एम्पियर। यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी आती है ना, फंडामेंटल कितनी होती है? 7, आपको पता है, अपने आप लिखना। आगे चलते हैं। ठीक है, छठा जो पॉइंट है उसे अपन नोट बना के लिखेंगे और नोट में ए पॉइंट लिखते हैं। देखो नोट बनाओ ना बनाओ आपको सीखना। देखो नोट में देखो, अब आप ध्यान से सुनना बेटा। अगर चार्ज, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर चार्ज रुका हुआ है
अगर चार्ज गति कर रहा है तब आपका कौन सा मात्रक काम में लेना है और उसका अध्ययन कहाँ पर होगा। अब नॉर्मली जो क्लास स्टार्ट होती है आप देखते हो कि सीधा आपके लिखा हुआ था, कहीं देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की क्या है, वैद्युत की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर रहे। मैंने सबसे पूरा आपको पहले चार्ज पढ़ा दिया है। चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, चार्ज का प्रकार क्या है, चार्ज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और चार्ज कैसे धनावेशित होता है, कैसे ऋणावेशित होता है, और फिर चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखो पहला पॉइंट है, नोट में या विशेष में आप अलग से लिख सकते हो या पॉइंट बना के आपकी मर्जी है, लिखना ज़रूर है इसको। पहला पॉइंट है कि यदि Q कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q लिखो, क्या हुआ है, रुका हुआ है यानी स्टैटिक है, ठहरा हुआ है। यदि चार्ज ठहरा हुआ है यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है। अगर चार्ज रुका हुआ है तो ये क्या होगा, इसका अध्ययन किस में किया जाएगा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाएगा। तो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब देखो यदि चार्ज रुका हुआ है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात याद रखना, यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरी बात, यदि चार्ज है Q, वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, यानी अब V उसका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। Q है उसका नॉट इक्वल टू 0 है। तब देखो नॉट इक्वल, तब यह है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, अब आपको नोट करनी है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। When charge in motion, it produce magnetic field with the electric field। ठीक है, भी उत्पन्न करता है, ये लिख लीजिए। अब एक तीसरी बात देखो, यहाँ पर वैसे जनरली आपको बुक में मिलेगी नहीं, लिख लेना। यहाँ पे जो V था ना बेटा, वो V कांस्टेंट था। कांस्टेंट मतलब अगर 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो हमेशा 100 से ही चलेगा। ठीक है। लेकिन तीसरी बात, यदि चार्ज Q मोशन तो कर रहा है, लेकिन जिसका जो V है वो अब कांस्टेंट नहीं है, 0 भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है। आपको पता है जब V टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन, त्वरण उत्पन्न होता है। यानी Q कैसी गति कर रहा है, अब त्वरित गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है, अब त्वरित गति कर रहा है। जब Q त्वरित गति करेगा, आवेश एक वेलोसिटी से गति करेगा जो समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब आवेश कुछ वेव्स निकालेगा, अपने अंदर से कुछ तरंगें निकालेगा। उन तरंगों को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपको नोट पॉइंट पे इतनी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो इतना आपको आज नोट डाउन करना है, फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक रहा है वो मैं करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। आगे नोट में ही लिखिए, नोट का अगला पॉइंट है, मान लें डी पॉइंट मान लेते हैं, और डी पॉइंट में अब आपको लिखना क्या है, आवेश के अन्य मात्रक, अदर यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के अन्य मात्रक। देखो मैंने ये पढ़ा के आपको क्यों पढ़ाया, देखो सुनो। अब आपको पता है जब चार्ज रुका हुआ होगा उसका अध्ययन कहाँ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। ये जब मैंने आपको पहली क्लास थी वहाँ बताया था। जब चार्ज गति करेगा और गति कैसी होगी, एक कांस्टेंट गति है, वेलोसिटी से हो, तो आपकी क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और अगर वो कैसी गति करे, चार्ज त्वरित गति करे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह व्यवहार करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करता है। इतनी बात समझ गए ना। तो अब लिखते हैं अगला पॉइंट नोट में, वो है आवेश के अन्य मात्रक। तो आवेश का पहला मात्रक है वो है ESU यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
पहले आपको ऐसे लिखना है और हिंदी में भी ऐसे लिखना है, स्थिर वैद्युत इकाई। ये तो हो गया इसका हिंदी में नाम, और इंग्लिश में बोल देता हूँ, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये है इसकी दूसरी मात्रक। देखो पहला हमने पढ़ा कुलाम, स्टेट कुलाम, एक मात्रक ये भी लिया जाता है ESU, ठीक है। ये आपके सबसे, देखो ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है ये कौन सा, ESU, जिसे जेम्स फ्रैंकलिन के सम्मान में फ्रैंकलिन भी कहते हैं, जिसे फ्रैंकलिन मात्रक भी कहते हैं। आपको ये लिखना है बेटा, ठीक है। ये बहुत से छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ठीक है, ESU या कहीं आ जाएगा फ्रैंकलिन, ठीक है। दूसरी बात, आवेश का दूसरा जो मात्रक होता है EMU, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे वैद्युत चुंबकत्व इकाई या वैद्युत चुंबक इकाई, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, ये वाली यूनिट कब काम में ली जाएगी, जब चार्ज रुका हुआ होगा, और ये वाली यूनिट कब काम में ली जाएगी, जब चार्ज गति करेगा। इतनी बात आपको याद रखनी बेटा, ठीक है। जैसे इसे फ्रैंकलिन बोला था, इस यूनिट EMU को एक नाम और दिया जाता है जिसे बोलते हैं एब कुलाम। क्या नाम दिया जाता है, एब कुलाम, और लिखा कुछ इस प्रकार जाता है, एब कुलाम, ठीक है। ये था आवेश के अन्य मात्रक में। दोबारा, पहला है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, कब काम में लिया जाएगा, जब चार्ज रुका हुआ होगा, केवल रुका हुआ होगा, ठीक है। और दूसरा है EMU, ठीक है, कौन सी यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, कब काम में ली जाएगी, जब चार्ज मोशन करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं अपन एब कुलाम। और जो तीसरा मात्रक है, यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा मात्रक है फेराडे, तीसरा मात्रक है फेराडे, और रिप्रेजेंट करते हैं जिसे कैपिटल F से, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यहाँ लिख लेना, ऊपर हेडिंग आ जाएगी, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है ये आपकी किसकी, आवेश की। एक मिनट नोट डाउन कीजिए, इन तीनों के बीच एक रिलेशन आता है, मैं लिख देता हूँ फिर आगे चलते हैं। देखिए इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, देखो एक फेराडे का जो मान होता है वो होता है 96,500 कुलाम, ठीक है, और एक कुलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होते हैं, और एक कुलाम बराबर 1/10 एब कुलाम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। और जो डाटा देखो, ये वाले दोनों मान मैं आपको आगे बता दूंगा कि आए कैसे हैं, और ये मान आपको याद रखना ही रखना है। जैसे जैसे आप हायर स्टडी में जाओगे इसकी वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी कि आई कहाँ से है, ठीक है। ये मान में अगली नेक्स्ट क्लास में आपको पता लग जाएगा कि ये मान आया कहाँ से। दोबारा, आवेश के अन्य मात्रक ESU, EMU और फेराडे, ठीक है। फेराडे सबसे बड़ी यूनिट होती है, और एक फेराडे बराबर कितने गुलाम होते हैं, 96,500 गुलाम होते हैं। दूसरी बात, ESU सबसे छोटी यूनिट होती है, और एक गुलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होते हैं, और एक गुलाम बराबर 1/10 एब गुलाम होते हैं। इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है, और इसे EMU भी और एब गुलाम भी कहते हैं, एक ही बात, ठीक है। तो ये हमारे आज का टॉपिक और की पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, और एक वस्तु पे कितना चार्ज है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका पता कैसे लगाया जाता है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। तो आज के लिए बेटा इतना ही, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, कामचोर मत बनिए, हर एक टॉपिक को साथ में पूरा कीजिए, अगले दिन पे मत डालिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।